अरेज एंड कलेक्शन। ये इस चैप्टर का दूसरा वीडियो है। इस चैप्टर के पहले वीडियो में हमने डिटेल्स में अरेज को देखा था और हमने कलेक्शन की डेफिनेशन को कवर किया था। आज रिवीजन करते हुए हम रिमेनिंग पोर्शन पे जम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे रिवीजन से। तो हमने देखा था कि कलेक्शन किसे कहते हैं। कलेक्शन ग्रुप्स मल्टीपल आइटम्स इनटू अ सिंगल ऑब्जेक्ट। हमने इसका एग्जांपल यही लिया था, स्कूल इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑल एज ग्रुप स्टूडेंट, जहाँ पे हमें मल्टीपल एज ग्रुप के स्टूडेंट्स मिलते हैं, छोटे भी और बड़े भी। ठीक, हमने कलेक्शन के डिफरेंट टाइप्स देखे थे, हायरार्चिकल, लीनियर एंड ग्राफ्स, जिसमें हमने लीनियर कलेक्शन में अरे जो टाइप था उसको हमने थोड़ा डिटेल में देखा था, इसलिए वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है। तो अरे क्या है? एन अरे इज़ ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा एलिमेंट्स स्टोर्ड एट कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। जैसे कि हम इस फिगर में देख सकते हैं कि अरे के एलिमेंट्स 1 बाय 1 सेव है। अरे को डिक्लेयर करते समय एक वेरिएबल की नीड होती है और उनके डेटा एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए हमें इंडेक्स वैल्यू की भी नीड होती है, क्योंकि अरे जो है वो स्टोर करता है मल्टीपल वैल्यूज़ इन अ सिंगल वेरिएबल इंस्टेड ऑफ डिक्लेयरिंग सेपरेट वेरिएबल फॉर ईच वैल्यू। तो हम उसके डेटा को विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स वैल्यू हम एक्सेस कर सकते हैं। जैसे हम इस फिगर में देख रहे हैं, अगर हमें फर्स्ट वैल्यू को एक्सेस करना है तो हम अर ऑफ 0, सेकेंड को एक्सेस करना है तो हम अर ऑफ 1 लिखते हैं। तो इस तरीके से जो इंडेक्स वैल्यू होती है वो हमेशा n-1 पे हमारे को लास्ट वैल्यू की डेटा गिवन करता है। तो अरे की साइज़ अगर 6 है तो हमारा जो लास्ट वैल्यू का डेटा हमें कहाँ मिलेगा? अर ऑफ 5 में मिलेगा। ठीक, तो इसका हमने एग्जांपल भी देखा था जिसमें हमें सिमिलर टाइप के डेटा एलिमेंट्स मिलते हैं, दैट इज़ करेक्ट अरे। जहाँ पे हमें डिफरेंट डेटा टाइप्स के एलिमेंट्स मिलते हैं वहाँ पर हमें ये कहेंगे कि ये इनकरेक्ट अरे। सिमिलर टाइप के एलिमेंट्स से कहने का मतलब है एक ही डेटा टाइप का सिमिलर डेटा एलिमेंट्स, यानी एक डेटा टाइप यानी नंबर है। यहाँ पे हमें नंबर दिखाई दे रहे हैं सारे, तो सारे वेरिएबल नंबर डेटा टाइप्स के हैं। बट जहाँ डिफरेंट डेटा टाइप्स आते हैं वो डिफरेंट डेटा टाइप्स वाला अरे इनकरेक्ट होता है, क्योंकि अरे हमें अलाउ नहीं करता डिफरेंट डेटा टाइप्स को सिंगल अरे में लिखने के लिए। ओके, इससे अरे के हमारे लिए क्या क्या बेनिफिट है हम ये देखेंगे। तो सबसे पहला बेनिफिट है कोड ऑप्टिमाइजेशन। तो कोड ऑप्टिमाइजेशन यानी जब हम अपने प्रोग्राम की लेंथ को कम कर देते हैं ऑटोमेटिकली, हम उसकी कोड को कम करने के कारण ये कहलाता है कोड ऑप्टिमाइजेशन। अब हमारे डेटा एलिमेंट 1 बाय 1 स्टोर रहते हैं तो हमारे लिए वो एक्सेस करना, ट्रैवर्स करना ईजी हो जाता है। ठीक, फिर हमारे डेटा को सॉर्ट करना भी, क्योंकि 1 बाय 1 रहता है तो हम उसको ईजिली सॉर्ट भी कर सकते हैं, यानी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हम ईजिली कर सकते हैं। फिर इन डेटा को हम विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स वैल्यू हम रैंडमली भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे अगर हमें कोई एलिमेंट चाहिए, 4th एलिमेंट चाहिए, तो हम अर ऑफ 3 लिखकर हम अपने 4th वैल्यू की एलिमेंट को गेट कर सकते हैं या रिट्रीव कर सकते हैं। तो ये हो गए एडवांटेजेस। अगर हम देखें डिसएडवांटेजेस, तो अरे के डिसएडवांटेजेस क्या है? सबसे पहला है कि जो हमारा जो अरे है उसकी डेटा साइज़ जो है वो फिक्स होती है। जो अगर हम डिक्लेयर करते हैं जो बता देते हैं बस वही रहती है, हम डायनेमिकली अरे की लेंथ को ग्रो नहीं कर सकते। उसके बाद हम देखेंगे कि जो डेटा टाइप्स है वो हमेशा सिमिलर होते हैं, क्योंकि अरे हमें डिफरेंट डेटा टाइप्स को स्टोर करने के लिए नहीं देता, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। उसके बाद हम देखेंगे कि डेटा जो है वो इंडेक्स स्टार्टिंग 0 से होती है, तो हमें एक्सेस करते समय वैल्यू को ये ध्यान रखना होता है कि जो 4th वैल्यू है वो हमें अर ऑफ 3 पर मिलेगी। ओके, यहाँ पे अर यानी ये वेरिएबल का नेम है, हमारे डेटा अरे का उसका नेम है, इसलिए हमने अर ऑफ 3 लिया है। तो अब हम मूव करते हैं बुक की तरफ, जहाँ से हमें रिमेनिंग पोर्शन को कंप्लीट करना है। तो हम देखेंगे कलेक्शन में हम इटरेट कैसे करते हैं, ये हमें आज सीखना है। तो इसके पहले हम फिर से कलेक्शन को थोड़ा सा डीपली देख लेंगे कि कलेक्शन क्या है। कलेक्शन को हमने देखा कि इट कंसिस्ट ऑफ लॉट ऑफ डेटा। तो इस लॉट ऑफ डेटा को हम एक्सेस कैसे करेंगे, इसके एलिमेंट्स को वैल्यू को गेट कैसे करेंगे। ठीक, तो इसके लिए हमें समझना होगा इटरेटर के कंसेप्ट को। तो इटरेटर के कंसेप्ट में हमें क्या देखना है, हम देखेंगे कि सबसे पहले
हम कलेक्शन के टाइप्स को पहले डीपली देखेंगे कि इसमें डेटा को कैसे स्टोर करते हैं। तो जैसे हमने देखा था कि कलेक्शन के टाइप में लीनियर, ग्राफ और जो हायरार्चिकल है वो स्ट्रक्चर में डेटा इस तरीके से स्टोर रहता है। तो इन डेटा को एक्सेस करने के लिए हमें भी कुछ एक वे चाहिए, एक वे से ही हम इस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो हम इसके लिए समझ लेते हैं कि टीवी के एग्जाम्पल से इसको समझना हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। जैसे कि टीवी क्या है, टीवी भी कलेक्शन है मल्टीपल चैनल्स का, है ना। टीवी में मल्टीपल चैनल्स आते हैं। तो क्या कभी आपने टीवी ओपन किया है और सारे चैनल्स एक साथ हमारे सामने आ जाते हैं क्या? नहीं आते, है ना। आते हैं नहीं। तो ऐसी तरह से, इसी तरीके से अगर हमें कलेक्शन के एलिमेंट्स को एक्सेस करना है, अगर वो एक साथ आ जाएंगे तो हम उसको रीड नहीं कर पाएंगे, हम उसकी वैल्यू को बराबर समझ नहीं पाएंगे। तो इसके लिए हमें इटरेटर के कंसेप्ट को समझना है। तो इसमें जो चैनल्स को हम एक्सेस करते हैं टीवी में, किस तरीके से करते हैं, हम टीवी में बटन्स को मूव करते हैं। या तो हम टीवी के बटन को मूव करते हैं या हम रिमोट की हेल्प से बटन को मूव करते हैं और हम अपने पर्टिकुलर चैनल जहाँ तक हमें जाना है उस नंबर तक मूव करते हैं। ठीक वैसे ही इटरेटर भी हमें प्रोवाइड करता है एक वे जिसके थ्रू हम आइटम्स को कलेक्ट करते हैं और रीड करते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके का उसका स्ट्रक्चर हो, चाहे वो ग्राफिकल स्ट्रक्चर हो, चाहे हायरार्चिकल स्ट्रक्चर हो। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किस तरीके के स्ट्रक्चर है। तो वैसे ही जैसे टीवी के बटन को हम जब मूव करते हैं तो कोई फ़र्क पड़ता है कि चैनल कौन सा है, तो ये वाले चैनल पर बटन मूव करना बंद कर देता है, ऐसा होता है क्या? नहीं। इससे इंटरनल स्ट्रक्चर में या इंटरनली टीवी में कौन सा चैनल आ रहा है, इससे बटन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे ही इटरेटर भी एक ऐसा ही ऑब्जेक्ट है जिससे हमको इंटरनल स्ट्रक्चर के से कोई भी होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस हमें ये ध्यान रखना होता है किस तरीके के एक्सेसिंग वे को एक्सेप्ट कर रहे हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये ट्री है, इसी एक ही ट्री को हमने देखा कि इसमें दो तरीके से हम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। या तो हम डेप्थ फर्स्ट करके कर सकते हैं या हम ब्रेड्थ फर्स्ट को। डेप्थ फर्स्ट यानी हमें टॉप टू बॉटम की तरफ डेटा को एक्सेस करना है और ब्रेड्थ फर्स्ट में हमें हमेशा लेफ़्ट टू राइट की तरफ डेटा को एक्सेस करना है। तो डेटा को जब हम एक्सेस कर रहे हैं तो हमारा अगर कंसेप्ट अगर ये नहीं रहा हमें पता कि हमने कौन सा एल्गोरिथम को यूज़ किया है, तो हमारा डेटा एलिमेंट हमें प्रॉपर पोजीशन पे नहीं पता चल पाएगा। जैसे कि अगर हमें फिफ्थ एलिमेंट के बारे में जानना है और हमारी एक्सेसिंग मेथड हमें नहीं पता, तो जैसे अगर हमने डेप्थ फर्स्ट से हमने सर्च किया तो हमारा फिफ्थ एलिमेंट यहाँ पर हमें लोकेशन दिख रहा है जहाँ मैंने डिनोट किया है। और अगर हम ब्रेड्थ फर्स्ट मेथड का यूज़ करते तो हमारा फिफ्थ एलिमेंट हमें यहाँ पर मिलता है। तो इससे क्या होगा, डेटा में एक्सेसिंग में गड़बड़ हो जाएगी और हमें बहुत मुश्किल हो जाएंगी। हमारा जो डेटा जो फाइनल आउटपुट आएगा वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं आएगा, जैसे हम चाहते हैं वैसा रिज़ल्ट हमें प्रॉपर नहीं मिल पाएगा, दोनों जगह पे डिफरेंस आएगा। तो इसके लिए हम एल्गोरिथम का यूज़ करके हम कौन सा इटरेटर मेथड का यूज़ कर रहे हैं, हम उसको सिलेक्ट करके हमारे डेटा को एक्सेस करते हैं। ऑब्जेक्ट यानी इटरेटर ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम डेटा को एक्सेस करते हैं। तो ठीक, इसको हम फ्लोचार्ट के वे में भी समझ लेंगे। तो डेटा को एक्सेस करने के लिए इटरेटर 3 मेथड्स का यूज़ करता है, जिसमें हम देख रहे हैं एक इटरेट मेथड है, हैज़ नेक्स्ट मेथड है एंड द नेक्स्ट मेथड। तो इटरेट मेथड में क्या होता है, हम जो डेटा होता है वो सारी की सारी लिस्ट हमारे इस ऑब्जेक्ट में स्टोर कर देते हैं और ये सारे आइटम 1 बाय 1 हमारे सामने एक्सेस होते जाते हैं और इस तरीके से हम उसको रीड करते जाते हैं। तो फ्लोचार्ट में भी हम देख रहे हैं, तो इटरेटर कंसेप्ट से ऑब्जेक्ट से हमने सबसे पहले डिसीजन मेकिंग की। अगर उस लिस्ट में आइटम होगा ही नहीं तो हम लिस्ट में से अपने बाहर हो जाएंगे, ये कलेक्शन में से हम आउट हो जाएंगे। अगर कलेक्शन में आइटम है तो हम उस एलिमेंट्स को एक्सेस करते रहेंगे। तो यही कंसेप्ट है हमारे इटरेटर का भी। तो हमारे लिए ये समझ में आ गया कि हमने कैसे डेटा को एक्सेस किया है। हमारे लिए इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ कलेक्शन कोई मैटर नहीं रखता। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि कलेक्शन अरे भी हो सकता है, लिस्ट भी हो सकता है, हैश टेबल भी हो सकता है। कोई भी कलेक्शन में हम इटरेटर की हेल्प से अपने डेटा को एक्सेस करते हैं। ठीक, इसको हम प्रोग्रामेटिकली भी सॉल्व करके देख रहे हैं कि इसको इस तरीके से हम पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, उसमें हमने सारी लिस्ट के आइटम्स को दे दिया। जो लिस्ट हमने क्रिएट की यहाँ पे 3 नेम्स वाली, वो सारे इस आई में
ऑब्जेक्ट में आ गई है और हम बाद में जस्ट प्रिंट कर रहे हैं और हमारे वैल्यू को प्रिंट करा दिया तो हमारा आउटपुट इस तरीके से आता है। तो ये हो गया हमारा इटरेटर का कंसेप्ट। तो हमने बुक में क्या देखना था, अभी हमने बुक में देखा कि हमने डेटा को एक्सेस करना जाना इटरेटर की मदद से। तो हमने जब इटरेटर अपना वर्क करता है ऐसे समय में हम डेटा को जो है ऐड नहीं कर सकते, हम रिमूव नहीं कर सकते डेटा को। तो ये बात हमें हमेशा ध्यान रखनी है। अगर हम ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो कलेक्शन एक एरर थ्रो करता है प्रोग्राम में। ठीक, अब कलेक्शन में मॉडिफिकेशन कैसे करते हैं, तो जैसे कि बताया कि आफ्टर इटरेशन हम ये काम कर सकेंगे, ड्यूरिंग इटरेशन टाइम हम ये काम नहीं कर सकते। कलेक्शन के बारे में हमें कुछ बातें जाननी चाहिए, जैसे कि सबसे पहला पॉइंट जो दिया है, कलेक्शन दैट डू नॉट सपोर्ट मॉडिफिकेशन ऑपरेशन। तो कुछ कलेक्शन हमें मॉडिफिकेशन ऑपरेशन की परमिशन नहीं देते, तो ऐसे कलेक्शन को हम अनमॉडिफिएबल कलेक्शन कहते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा कि हम अनमॉडिफिएबल कलेक्शन का यूज़ क्यों कर रहे हैं, हमें तो डेटा को चेंज करना ही है, क्या इसका कोई इम्पोर्टेंस है? हाँ, तो हमें अनमॉडिफिएबल कलेक्शन के बारे में भी थोड़ा डीपली जान लेना चाहिए कि अनमॉडिफिएबल कलेक्शन क्या होते हैं। तो अनमॉडिफिएबल कलेक्शन जैसा हमने देखा कि जिसमें हम कुछ आइटम डिलीट नहीं कर सकते, ऐड नहीं कर सकते और हम रिप्लेस नहीं कर सकते, तो ये कहलाते हैं अनमॉडिफिएबल कलेक्शन। तो हमें इसका डेटा का क्या यूज़, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, जिनमें हम किसी प्रकार का मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, तो ऐसा कलेक्शन हमारे लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखता। नहीं, ऐसे कलेक्शन का भी अपना एक इम्पोर्टेंस है। जैसे कि अगर हमारा डेटा हम उसमें कभी चेंज करना नहीं चाहते, अगर वो इनिशियलाइज होता है कांस्टेंट से, तो हम ऐसे समय यूज़ करते हैं अनमॉडिफिएबल कलेक्शन का। सेकेंडली, जो कलेक्शन की वैल्यू जो है इनिशियलाइज हो जाती है बिगिनिंग ऑफ ए प्रोग्राम और बाद में केवल हम रीड करते हैं, ऐसे समय में भी हम अनमॉडिफिएबल कलेक्शन का यूज़ करते हैं। तो इससे हमारा जो एक्सीडेंटल जो प्रॉब्लम होती है, अगर एक्सीडेंटली किसी प्रकार का एरर आ गया है तो ये जो डेटा है हमारा सेम एज इट इज़ रहता है। ठीक, ये बेनिफिट के अलावा हमारे लिए एक और बेनिफिट है अनमॉडिफिएबल कलेक्शन का, ये कि हमें उसके लिए एक्स्ट्रा बुक कीपिंग नहीं होती रखनी। तो हम जब उस डेटा में मॉडिफिकेशन ही नहीं कर रहे तो हमें कुछ रिकॉर्ड अलग से मेंटेन करने की नीड नहीं होती। ठीक, लेकिन हमारे लिए मॉडिफिएबल कलेक्शन के लिए हमें एक्स्ट्रा बुक कीपिंग की नीड होती है, हमें रखना होता है और ये एक तरीके का ओवरहेड होता है कलेक्शन के लिए। ठीक, अब हमने देखना है सेकंड पॉइंट जो हमें रिमेंबर करना है कलेक्शन का। तो हमारा अनमॉडिफिएबल कलेक्शन के बाद हम देखने वाले हैं इम्यूटेबल कलेक्शन। अब इम्यूटेबल कलेक्शन किसे कहते हैं? ऐसा कलेक्शन जो हमें गारंटी देता है कि नो चेंजेस, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते, दैट इज़ इम्यूटेबल कलेक्शन। ये होते परसिस्टेंट, इसमें किसी तरह के चेंजेस अलाउड नहीं होते, और जिसमें चेंजेस अलाउ होते हैं दैट इज़ म्यूटेबल कलेक्शन। अब हम देखेंगे लिस्ट के बारे में। जिस लिस्ट की साइज़ हमेशा कांस्टेंट रहती है दैट इज़ फिक्स साइज लिस्ट, और जिसकी साइज़ डिफ़र कर सकती है दैट इज़ वेरिएबल साइज़। ये तो हम उसके नेम से ही समझ में आता है। ऐसी लिस्ट जिसकी साइज़ चेंज होती है ड्यूरिंग प्रोग्राम, ओके। और ऐसे कलेक्शन जिसमें कोई आइटम नहीं होता दैट इज़ नल, ऐसे इसमें हम इटरेट नहीं कर सकते, हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। ठीक, हमारे लिए ये पॉइंट्स रिमेंबर के थे। इस चैप्टर में हमने एक और टॉपिक कवर नहीं किया था, दैट इज़ टू फाइंड आउट दैट गिवन नंबर इज़ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसके लिए हमें दो एल्गोरिथम दिए गए हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि हम एक में हमें जो लूपिंग है हमारी वो num इज़ लेस देन इक्वल्स टू n तक है, और जो हमारा नेक्स्ट एल्गोरिथम है उसमें हम चेक कर रहे हैं n/2 तक, यानी जो भी लूपिंग है वो गिवन नंबर तक लूप करेगा फर्स्ट एल्गोरिथम में और हाफ टाइम लूप करेगा सेकेंड एल्गोरिथम में। जो सेकेंड एल्गोरिथम है इसलिए उसे ऑप्टिमाइज एल्गोरिथम कहते हैं, क्योंकि उसमें लॉट ऑफ स्टेप्स कम हो गई। ठीक, इसलिए इसे ऑप्टिमाइज एल्गोरिथम क्या, इसको हम समझ लेते हैं कि ये एल्गोरिथम किस तरीके से वर्क करे। तो इसे मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया एक अलग पेज पे, तो एज इट इज़ कॉपी है। अब हमने जो गिवन वैल्यू है, जैसे हमें दिया गया है कि 36 को फाइंड आउट करना है कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, तो हमने ये वैल्यू
लिख दिए। हमने एक नया वेरिएबल लिया है, जैसे कि गिवन है, हमने नम वेरिएबल लिया है जिसकी वैल्यू असाइन कर दी है 1। हमारा लूप अब कहाँ से मूव कर रहा है, 1 से लेकर कहाँ तक, जो हमारा गिवन परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करना है जिस नंबर का, उस नंबर तक मूव करेगा। और हमारी ये वैल्यू इंक्रीमेंट का जो फॉर लूप का सिंटैक्स है ये हमने यहाँ पर पुट कर दिया है, ये नहीं, ये इस तरीके से मूवमेंट होगा। फिर हम कंडीशन अप्लाई करके हम चेक करें कि फर्स्ट कंडीशन में हम चेक करें कि जो गिवन नंबर है वो हमारे नंबर से डिविजिबल है या नहीं। एंड सेकंड कंडीशन में हम चेक करें कि वो गिवन नंबर से जो हम डिवाइड कर रहे हैं जिस नंबर से, उस नंबर के इक्वल है या नहीं। अगर वो ऐसा होता है तो गिवन नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर, अदरवाइज दैट गिवन नंबर इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक, हम इसको 1 बाय 1 स्टेप में जिस तरीके से ये एग्जीक्यूट होता है इसको हम सॉल्व करके देखेंगे। तो इसको मैंने लिख के रखा है यहाँ पे, जैसे कि नम की वैल्यू हमारी फर्स्ट टाइम में 1 है, लूप मूव कर रहा है तो फर्स्ट टाइम में नम की वैल्यू 1 है। हमारी जो फर्स्ट कंडीशन अप्लाई की है, हमने चेक करना है कि 36 डिवाइड बाय नम, यहाँ पे हमारी नम की वैल्यू 1 है तो हमने लिखा 36 मॉड्यूलो डिवीजन 1 इक्वल्स टू 0 एंड 36 डिवाइड बाय 1 इक्वल्स टू 1। तो देख रहे हैं सेम मैंने ऐसा ही लिखा है, बस वैल्यू पुट अप कर दी है 1 बाय 1। हम इसको चेक करेंगे। अब फर्स्ट इसमें हमने मॉड्यूलो डिवीजन ऑपरेटर का यूज़ क्यों किया ये जान ले, क्योंकि हमें सिर्फ डिविजिबिलिटी चेक करनी है। तो डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें फाइंड आउट करना होगा कि रिमाइंडर 0 आता है कि नहीं। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है यानी वो कम्प्लीटली डिविजिबल नंबर है। तो ठीक, हमने ये 2 कंडीशन अप्लाई किए। इसके साथ हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे एंड ऑपरेटर का यूज़ है। इस तरीके से हेल्प करता है, जहाँ पर एक भी कंडीशन हमारी गिवन कंडीशन में फॉल्स होती है तो हमारा रिजल्ट क्या होता है, फॉल्स होता है। तो हम देख रहे हैं कि हमने जैसे ही अपनी ये कंडीशन पुट कर एंड ऑपरेटर के साथ में 36 मॉड्यूलो डिवीजन 1 इक्वल्स टू, तो पहली कंडीशन तो हमारी ट्रू आ गई, बट द सेकेंड कंडीशन इज़ नॉट ट्रू, सो हमारा रिजल्ट आ गया फॉल्स। सेकेंड टाइम पे हमारा रिजल्ट फॉल्स आने के बाद हमारा क्या हुआ, एक इंक्रीमेंट हुआ नंबर में, और नंबर का इंक्रीमेंट होने के बाद नंबर की वैल्यू हो गई 2। फिर हमने इसको अप्लाई कर दिया यहाँ पर 36 मॉड्यूलो डिवीज़न 2 इक्वल्स टू 0। तो हमने देखा फिर 36 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 2। तो हमारा जो मॉड्यूलो डिवीज़न था वो तो हमारा ट्रू आ गया, बट द सेकेंड स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। तो एक स्टेटमेंट ट्रू आया, एक फॉल्स आया, तो हमारा फाइनल रिजल्ट फॉल्स आ गया। ठीक, वैसे ही हमने इंक्रीमेंट करके फिर हमारा फॉल्स आने के बाद हम नम की वैल्यू बढ़ गई है और हमने सेम कंडीशन अप्लाई करी और हमारा इसमें भी सेम रिजल्ट आता है, हमारा फाइनल आउटपुट फॉल्स। फिर हमारी नम की वैल्यू इंक्रीज़ हो गई और सेम रिजल्ट यहाँ पर भी हमारा फॉल्स आ गया आउटपुट। एक बार और नंबर की इंक्रीमेंट हुआ है, अब यहाँ पे हमारा जो मॉड्यूलो डिवीज़न है डिवाइड बाय 5, तो यहाँ पर हमारे दोनों आउटपुट फॉल्स आ रहे हैं, तो हमारा फिर भी रिजल्ट फॉल्स आता है। ठीक, इसके बाद हमारा एक और इंक्रीमेंट हुआ जिसमें हमने क्या किया, नम की वैल्यू 6 आ गई है, 36 को मॉड्यूलो डिवीज़न बाय 6 के, यानी हमारा रिजल्ट 0 इक्वल्स टू 0, यानी ये कंडीशन ट्रू हो गई। 36 डिवाइड बाय 6 इक्वल्स टू 6, यस दिस इज ट्रू कंडीशन। तो हमारा फाइनल आउटपुट ट्रू आएगा और हमारा क्या रिजल्ट प्रिंट होगा, दैट गिवन नंबर इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। इस तरीके से ये एल्गोरिथम हमारा हमको परफेक्ट स्क्वायर फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। तो अब हमारे लिए ऑप्टिमाइज एल्गोरिथम को भी समझना ज़रूरी है कि तो वो किस तरीके से वर्क करता है। तो ऑप्टिमाइज एल्गोरिथम को भी मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया है। सेम ये है ब्लैक, इससे जो दिख रहा है फॉन्ट में, ब्लैक फॉन्ट में जो हमें दिख रहा है ये हमारा सेम बुक की तरह हमने इसे पेस्ट किया हुआ है। और उसके बाद हम देखेंगे कि हमने इसको वैल्यू को पुटअप किया है यहाँ पे n इक्वल्स टू 36 और फॉर लूप लगा के हमने इसको चेक किया। अब यहाँ पे वैल्यू जो है कहाँ तक मूव करेंगी, i की वैल्यू जब तक कि हाफ वैल्यू यानी 36 डिवाइड बाई 2 यानी n/2 तक मूव करेगी। ठीक, उसके बाद हमने एक वेरिएबल लेकर हमने स्क्वायर चेक कर लिया। जो हमारा इंक्रीमेंट वेरिएबल है उसको हम मल्टीप्लाई करके हम उसको वेरिएबल को असाइन कर रहे हैं। अब हम उस वेरिएबल को चेक कर रहे हैं हमारे गिवन नंबर से कि वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। इसमें हमारे सामने 3 पॉसिबिलिटीज़ आएगी, जिसमें हम पहली पॉसिबिलिटीज़ या तो वो नंबर के इक्वल होगा, अगर ऐसा नहीं है तो या तो वो नंबर से बड़ा होगा और या
अगर वो छोटा है तो हमें कंटिन्यू करना है, कहाँ तक, 18 टाइम्स हम इसे कंटिन्यू करते रहेंगे। अब हम इस प्रोग्राम को भी एग्जीक्यूट करके देखें कि ये एल्गोरिथम किस तरीके से वर्क करेगा। तो n की वैल्यू जैसा हमने 36 पहले लिया था वही लिया। अब यहाँ पे हमारा लूपिंग वेरिएबल यानी i की वैल्यू हमने 1 ले ली है। एक वेरिएबल लेकर हमने उसमें ये असाइन कर दिया, लूपिंग वेरिएबल को स्क्वायर हमने असाइन कर दिया। अब स्क्वायर को हम इसको चेक करें हमारे गिवन नंबर से, तो हमारी तीनों पॉसिबिलिटीज़ चेक करें क्या वो नंबर से इक्वल है। तो हमारा फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हो गई, इसलिए हमने नेक्स्ट लूप में यानी हमारे फॉल्स वाले कंडीशन यानी एल्स कंडीशन में एंट्री कर ली है। और वहाँ पे भी हमने एक और कंडीशन पूछी क्या वो नंबर से बड़ा है, तो ये भी फॉल्स आ गया। क्या 1 से 36 से बड़ा है, नो, तो हमारा ये कंडीशन भी फॉल्स आ गया। अब हमने नेक्स्ट एल्स स्टेटमेंट में यानी अपनी थर्ड पॉसिबिलिटी में एंट्री कर ली है, जो कि हमें शो कर रहा है कि हमारे वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है 1 से। तो हमने वैल्यू को इंक्रीज़ कर दिया। अब i की वैल्यू हो गई है 2 और हमारे जो वेरिएबल हमने लिया है उसमें हम असाइन कर रहे हैं 2 इंटू टू असाइन हो गया यानी 4। अब हमारी तीनों पॉसिबिलिटीज़ हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं, तो हमारी 2 पॉसिबिलिटीज़ तो रॉन्ग आ गई। तो हमने थर्ड पॉसिबिलिटी से हमारे जो लूपिंग वेरिएबल था उसका इंक्रीमेंट कर दिया और फिर उस तरीके से जैसे पहले 2 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुए सेम वैसे ही एग्जीक्यूट होंगे 5 तक। अब 5 के बाद हम चेक कर रहे हैं कि जब वैल्यू 5 + 1 हो गई यानी अब लूपिंग वेरिएबल की वैल्यू 6 हो गई, तो हमारे जो वेरिएबल में है हमने असाइन कर दिया अब 6 × 6। अब 6 × 6 यानी कितना होता है सभी जानते हैं, 36 = 36 आ गया हमारे सामने। तो अब ऐसे समय में हम एल्स कंडीशन में मूव नहीं करेंगे, हमारा जो इफ़ स्टेटमेंट का जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा और हमारा इफ़ स्टेटमेंट का ब्लॉक हमें शो कर रहा है कि गिवन नंबर इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारा सेकंड एल्गोरिथम भी हमें परफेक्ट स्क्वायर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है इस तरीके से। ठीक, तो दोनों ही एल्गोरिथम हमें देखने में सिमिलर लग रहे हैं, बट इसमें कॉम्प्लेक्सिटी का फ़र्क आ गया क्योंकि ये लूप हमारा 36 टाइम मूव कर रहा है और ये हमारा 18 टाइम्स मूव कर रहा है। अभी दिखने के लिए हमें सेम लगा इसलिए। तो अगर हमारे बड़े नंबर होते हैं तो इससे क्या होगा, जब हम बड़े नंबरों का एग्जीक्यूशन करेंगे तो हमारे लिए उसमें कंप्यूटर का मेमोरी लॉस होता है और टाइम भी लगता है, इसलिए हम ऑप्टिमाइज एल्गोरिथम का यूज़ करते हैं। एल्गोरिथम के बाद हमारी जो नेक्स्ट स्टेप होती है हमें प्रोग्राम जनरेट करना होता है। तो जैसे कि हमारे पास एक नया फंक्शन अवेलेबल है प्रोग्रामिंग के लिए, हमें इस तरीके का एल्गोरिथम हम यूज़ करके हम प्रोग्राम अधिकतर नहीं बनाते हैं। अब हम थोड़ा अलग लॉजिक यूज़ कर लेते हैं क्योंकि SQRT फंक्शन हमारे सामने अवेलेबल है जो हमको डायरेक्टली स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। इसको मैंने थोड़ा बिगर कर लिया है और मैं इसका कलर भी चेंज कर देती हूँ। ये SQRT फंक्शन से हमें डायरेक्टली पता चल जाएगा 6 है, इसका आउटपुट हमें पता चल जाता है। तो हम इस तरीके से कंडीशन अप्लाई नहीं करते। अगर हमें कोई प्रोग्राम जनरेट करना है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ कि हम लोगों को अगर फाइंड आउट करना है कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो एक सूडो कोड ले लिया है, तो इस सूडो कोड को हम किसी भी प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। उसके सिंटेक्स हमें प्रॉपरली यूज़ करने होंगे, चाहे हम जावा में बनाना चाहते हैं, चाहे C++ में, C में, या हम पाइथन में अपने इस प्रोग्राम को क्रिएट करना चाहते हैं कि हम चेक करना चाहते हैं कि गिवन नंबर इज़ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, ये फाइंड आउट करना है। तो किस तरीके का लॉजिक हमें अप्लाई करना होगा। तो जैसे कि हमने यहाँ पे यूज़र इनपुट ना करके हम एक नंबर ले लिया है जिसमें हमने n की वैल्यू को 5 असाइन किया है। उसके बाद हमने एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे जिसमें हम उसे इंटीजर वेरिएबल क्रिएट करेंगे, इसलिए मैंने नाम दे दिया है इंटीजर वेरिएबल के लिए INVAR नाम दे दिया। सेकंड वेरिएबल हमारा फ्लोट वेरिएबल रहेगा जिसे मैंने FLVAR नाम दे दिया। तो इस तरीके से 2 वेरिएबल हमें क्रिएट करने होंगे और एक गिवन नंबर जो एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद हम SQRT फंक्शन का यूज़ करके स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया कि स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए हमें डायरेक्टली फंक्शन अवेलेबल है, तो ये हमें सारी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करके देता है। तो 5 भी एक नंबर है जिसका स्क्वायर रूट हमें कुछ 2.23 और कंटिन्यू करेंगे तो इस तरीके से हमें उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट होगा। ठीक, उसके बाद अगर हम इस वेरिएबल को, इस जो रिज़ल्ट हमें आया है SQRT का, अगर हम उसे इंटीजर वेरिएबल में सेव करेंगे तो जो हमारा INVAR है
ये इस वेरिएबल का जो नंबर है इसको किस तरीके से सेव करेंगे, ये इस वेरिएबल को 2 में सेव करेंगे। जब हम असाइनमेंट कर रहे हैं, जैसे आई एन वेर इक्वल्स टू हमने एस लिख दिया है, यानी इसकी वैल्यू आई एन वेर की वैल्यू अब हमारे पास 2 हो जाएंगे, जबकि एफ एल वेर की वैल्यूबल कितनी होगी, इसकी वैल्यू होगी 2.23। ठीक, अब हमने क्या चेक करना है, हमें कंडीशन चेक करनी है आई एन वेर और एफ एल वेर जो वेरिएबल है वो दोनों इक्वल है या नहीं। अगर दोनों इक्वल होते हैं तो गिवन नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, अदरवाइज जो गिवन नंबर है जो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे इस केस में हमारा रिजल्ट क्या आएगा, दैट गिवन नंबर इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। देखिए, क्योंकि आई एन वेर की वैल्यू कितनी बच रही है हमारे पास 2, क्योंकि वो इंटीजर था, उसने जो पॉइंट के बाद जो नंबर था उसको ओमिट कर दिया है। उसके बाद एफ एल वेर में 2.23 एज इट इज़ सेव होगा, तो यहाँ पर हमारा रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स रिजल्ट आएगा। तो फॉल्स रिजल्ट के लिए हमारा एस स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि गिवन नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। अगर हम इसकी वैल्यू यहाँ पे 49 रख देते हैं तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, हमें आउटपुट में यहाँ पर 7 आ जाएगा। दोनों केसेस में हमें यहाँ पर 7 मिलने वाला है, तो 7 इज इक्वल्स टू 7, यस। तो हमारा रिजल्ट इस केस में क्या आएगा, गिवन नंबर इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ये लॉजिक को हम सारी प्रोग्रामिंग में अप्लाई कर सकते हैं। आप कोई भी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो उसमें इस लॉजिक के अप्लाई करके हम गिवन नंबर को परफेक्ट स्क्वायर और नॉट ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये चैप्टर के सारे कंसेप्ट हमने कंप्लीट कर दिए हैं। ये वीडियो बस इतना ही। थैंक यू।